नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था ब्लड बैंक, रक्त समूह आदि के बारे में चर्चा किया है। अब देखते हैं दोस्तों श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र पर चर्चा करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो यदि मोटे तौर पे देखा जाए दोस्तों, मोटे तौर पर कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ही श्वसन है। मोटे तौर पर कोशिका में जो ग्लूकोज उसका ऑक्सीकरण ही श्वसन है। जब ऑक्सीकरण की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का दहन होता है तो इसमें ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यह ऊर्जा शरीर के काम में आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सांस छोड़ने के साथ शरीर के बाहर चली जाती है। इसी सिस्टम को ही श्वसन तंत्र कहा जाता है। यानी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का दहन होता है तो इसमें ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यह ऊर्जा शरीर के काम में आ जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सांस जब हम बाहर छोड़ते हैं तो इसी के साथ यह बाहर निकल जाती है। यही है दोस्तों श्वसन। श्वसन के प्रकार को देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन और कोशिकीय श्वसन। श्वसन दो प्रकार का है, बाह्य श्वसन और कोशिकीय श्वसन, दो प्रकार का है। बाह्य श्वसन जो है यह भी दोस्तों दो प्रकार का है। एक है निःश्वासन, एक है निःश्वासन। निःश्वासन, निःश्वासन। जो निःश्वासन है यह ऑक्सीजन लेना कहलाता है और जो निःश्वासन है इसे कहते हैं बाहर निकालना, यानी CO2। निःश्वासन यानी बाहर निकालना, निःश्वासन माने लेना, अंदर लेना। यह बाह्य श्वसन का प्रकार है। अब कोशिकीय श्वसन देखते हैं। कोशिकीय श्वसन भी दो प्रकार का है, ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन मीन्स ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जलना, यानी ऑक्सीजन। अनाक्सी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का जलना। इन दोनों को मिला करके दो चरण बने हुए हैं। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन को मिला करके दो चरण का निर्माण किया गया है। जैसे ग्लाइकोलिसिस है जिसमें 8 ATP ऊर्जा निकलती है, और दूसरा क्रेब्स चक्र, इसमें से 30 ATP ऊर्जा निकलती है। जब कोशिकीय श्वसन को दोनों को मिला जाता है, ऑक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन को, इसमें दो चरण निकलते हैं बाहर। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र। जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें 8 ATP ऊर्जा निकलती है। जो क्रेब्स चक्र है इसमें 30 ATP ऊर्जा निकलती है। अतः एक ग्लूकोजन के दहन से लगभग 30 ATP ऊर्जा निकलती है। एक ग्लूकोज के दहन से 30 ATP ऊर्जा निकलती है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि जब हम सांस लेते हैं तो इसे निःश्वसन, जब सांस छोड़ते हैं तो इसे निःश्वसन कहा जाता है। सांस लेने के क्रम में हम 21% लगभग ऑक्सीजन प्लस 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 78% नाइट्रोजन हम लेते हैं सांस लेने के क्रम में। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसे 16% ऑक्सीजन प्लस 4% कार्बन डाइऑक्साइड
और 78% नाइट्रोजन हम बाहर छोड़ते हैं। सांस लेने के क्रम में ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कोशिका में जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में यह कोशिका में जाती है। कोशिका ईंधन ग्लूकोज होता है, जो कोशिका है ईंधन ग्लूकोज होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह ग्लूकोज 2 चरणों में जलने लगता है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र। इन दोनों के रूप में 2 चरणों में यह जलता है। ग्लाइकोलिसिस वाले चरण में ग्लूकोज को जलने से 8 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही साथ पाइरूविक एसिड भी बनता है। जब ग्लाइकोलिसिस वाले चरण में ग्लूकोज जलता है तो उसके क्रम में 8 एटीपी ऊर्जा निकलती है। उसके साथ साथ पाइरूविक नामक एसिड भी निकलता है। क्रेब्स चक्र वाले चरण में जब क्रेब्स चक्र वाले चरण में इस पाइरूविक एसिड का विघटन होता है। जब क्रेब्स चक्र वाले चरण में इस पाइरूविक एसिड का विघटन होता है तो इसके विघटन से कुल 30 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस तरह ग्लूकोज के एक अणु के दहन से कुल 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित हो जाती है। जो यह ऊर्जा प्राप्त होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित हो जाती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का संक्षिप्त रूप है। जो है एटीपी है। ए माने एडिनोसिन, टी माने ट्राई और पी माने फास्फेट। इसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का संक्षिप्त रूप है। यह ऊर्जा के मात्रा के मापन की इकाई है। एटीपी ग्लूकोज के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वह बाइकार्बोनेट कार्बोक्सिल के रूप में रक्त के माध्यम से फेफड़े तक चली जाती है और सांस छोड़ने के साथ शरीर से यह बाहर निकल जाती है। आइए दोस्तों देखते हैं श्वसनांग। तो श्वसनांग पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे दोस्तों यह आप चित्र बना लीजिए, ये फेफड़े हैं। फेफड़े तो जो फेफड़े हैं दोस्तों इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं। इन्हीं को वायु कोशिका कहते हैं, वायु कोष्ठ। ये वायु कोष्ठ है दोस्तों। इसी के माध्यम से ऊर्जा अंदर आती जाती रहती है, ऑक्सीजन हवा। ये दोस्तों श्वास नली है, जो बनी हुई श्वास नली है। और ये जो है सिस्टम इसको कहते हैं ब्रैकियोल्स। ये ब्रैकियोल्स है। इसके बाद इसमें ये जो बने हुए इसे कहते हैं स्वर यंत्र। ये स्वर यंत्र है। इसके बाद दोस्तों ये है ट्रेकिया। ये ट्रेकिया है, ये है ट्रेकिया। तो इसको ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, चित्र जरूर बनाइए। चित्र बना लेंगे तो एक बार हमेशा याद रहेगा। ये वायु कोष्ठक हैं, ब्रैकियोल्स हैं ये। इसके बाद ये ट्रेकिया ये है, इधर स्वर यंत्र है। इसके बाद श्वास नली यही है दोस्तों, जिससे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों देखते हैं दोस्तों फेफड़े का मुख्य कार्य रक्त का शुद्धिकरण है। फेफड़े का मुख्य कार्य यही है, रक्त का शुद्धिकरण। बड़े जंतु तो फेफड़े से सांस लेते हैं, लेकिन मछलियां गिल्स से सांस लेती हैं। मेढक त्वचा, फेफड़ा और मुख गुहा तीनों से सांस लेता है। फेफड़े संबंधी कुछ रोग देख लेते हैं दोस्तों। फेफड़े संबंधी रोग, निमोनियोकोसिस। कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों को यह होता है निमोनियोकोसिस। दूसरा है सिलिकोसिस।
फेफड़े में सिलिका की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को सिलिकोसिस कहते हैं कि फेफड़े में सिलिका की मात्रा बढ़ गई है। एक है एम्फाइसीमा, धूम्रपान करने वाले लोगों के व्यक्ति की वायु कोष्ठ की झिल्लियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इससे गैसों का सही विनिमय नहीं हो पाता है। इसी को ही एम्फाइसीमा कहते हैं। स्लीप एपनिया, ये क्या है? सोते समय सांस लेने में अवरोध पैदा होता है। इससे व्यक्ति खर्राटे लेता है। ये स्लीप एपनिया, ये भी एक फेफड़े संबंधी रोग है। एक है निमोनिया। अब देखते हैं दोस्तों निमोनिया। निमोनिया क्या है? बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण वायु कोशों में द्रव भर जाता है। इसी को ही कहते हैं निमोनिया रोग। एक है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण यह श्वास नली में सूजन आ जाती है। इससे सांस लेने में तकलीफ होती है। एक है तपेदिक या टीबी। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। जो तपेदिक या टीबी रोग है, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस रोग में फेफड़े में रेशेदार ऊतक बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा मृत्यु इसी रोग के कारण होती है, तपेदिक टीबी। बाकी अभी हाल ही में दोस्तों आप अपडेट कर लेना सबसे ज़्यादा मृत्यु किससे हो रही है। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।